नमस्कार। आज हम आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी की एक मेजर कंसर्न नक्सलिज्म यानी नक्सलवाद को समझने वाले हैं। और ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक ही कर दिया है तो आप बंधे रहेंगे और आपका एक भी प्रश्न नहीं बचेगा नक्सलवाद के ऊपर कि यार ये समझ नहीं आया कि ये क्यों होता है। हर चीज़ मैं झोंक दूंगा पूरे तरीके से अपने आप को कि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो जब हम शुरुआत करते हैं इसका तो शुरुआत होता है डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म के रिलेशन के बीच में। डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म के रिलेशन के बीच से ये टॉपिक की शुरुआत होती है। अब आपने अगर अपने यूपीएससी के सिलेबस को ढंग से देखा हो तो उसमें रोल और लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म करके एक टॉपिक आता है। आज तक यूपीएससी में इसके ऊपर सवाल नहीं आया। यूपीएससी हरदम नक्सलिज्म के ऊपर सवाल पूछता है, लेकिन जो पूछ दिया उसकी तैयारी करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। जो आ सकता है उसका प्रेडिक्शन करना ही तो वो बात है ना। तो डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म, क्या इन दोनों के बीच में कोई लिंक है? हो भी सकता है और नहीं भी। क्या बोला? हो भी सकता है और नहीं भी। क्या आप समझ रहे हैं? एक या तो डिपेंडेंट कि हां सर डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म के बीच में कोई रिश्ता है कि अगर कोई जगह अंडर डेवलप्ड है तो वहां से एक्सट्रीमिज्म की उत्पत्ति होगी, उग्रवाद की उत्पत्ति होगी। लेकिन यह भी हो सकता है कि ना हो। दोनों अप्रोच को हम समझने वाले हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगा और आप देखेंगे कि जब हम इंडिपेंडेंट अप्रोच की बात करेंगे तो आप ये मान जाओगे और जब हम डिपेंडेंट की बात करेंगे तो आप इस पर पलट जाओगे। समझा जाए। इंडिपेंडेंट अप्रोच का मतलब क्या हुआ? ये कहता है कि अंडर डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म का कोई खासा रिलेशन नहीं है भाई। ऐसा क्यों नहीं है? हम फैक्ट से बात करते हैं। जब हम ग्लोबली बात करें तो हम अगर अरेबियन रीजन को देखें और हम अफ्रीकन रीजन को देखें, जब हम अरेबियन रीजन को देखें जो कि डेवलप्ड है और अफ्रीकन रीजन को देखें जो कि पैथेटिक कंडीशन में है, पुअर है, तो इन दोनों को कंपेयर करें तो अरेबियन रीजन में ज्यादा एक्सट्रीमिज्म हमें देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू अफ्रीकन रीजन। ग्लोबली देख लिया, इंडिया में आ जाते हैं। हम जब कश्मीर की बात करते हैं, हम जब पंजाब की बात कर रहे हैं जो कि टेरर अफेक्टेड स्टेट्स हैं, वो ज्यादा डेवलप्ड हैं अगर हम कंपेयर करें झारखंड और भोपाल से। कोई शर्माने वाली बात नहीं है भाई। झारखंड क्या अंडर डेवलप्ड है? यस है। लेकिन क्या उसमें एक्सट्रीमिज्म है? नहीं दिखता हमें। क्या आपको अब समझ में आया कि अगर कोई डायरेक्ट रिलेशन, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई जगह अंडर डेवलप्ड है, अगर कोई बंदा गरीब है तो वो बंदूक उठा के उग्रवादी बन जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। केवल हाँ एक रीजन हो सकता है, अंडर डेवलपमेंट कैन बी अ रीजन, बट सोलली केवल वही एक कारण हो उग्रवाद करने के लिए, उग्र होने के लिए नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। तो ऐसे क्या क्या रीजन हो सकते हैं? कैसे? कुछ तो बात रही होगी, यूं ही कोई बेवफाई नहीं करता देश से। क्यों? ऐसी क्या बात रही होगी? क्या क्या रीजन हो सकते हैं? पहला रीजन हो सकता है पॉलिटिकल फेलियर। या तो पॉलिटिकल फेलियर बोल लो या तो पॉलिसी फेलियर बोल लीजिए। क्या मतलब हुआ? यानी मैंने इस चीज को पिछले लेक्चर में भी समझाने का प्रयास किया था। देखिए टॉपिक्स कॉमन आएंगे, ठीक है, टॉपिक्स कॉमन आएंगे, बेवफाई का कुछ कारण तो कॉमन आता ही है। तो पॉलिटिकल फेलियर में यहां पर आएगा कि डिससैटिस्फैक्शन विद गवर्नमेंट। सरकार अच्छे दिन जो हैं वो उनके पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है, पहली बात। उनके हिसाब से सबका साथ सबका विकास एक भ्रम है। सबका साथ तो है ही नहीं, पहली बात, क्योंकि हमको तो छोड़ दिया, और सबका विश्वास तो उनको पहले था ही नहीं। लेकिन सोल रीजन उनके लगने से नहीं, रियलिटी भी है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। टू बी वेरी ट्रू, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, सरकार चाहे तो रातों रात नक्सलिज्म, ये जो पूरा इश्यू है, इसे खत्म कर सकती है और इसे करके दिखाया है। अमित शाह जी ने एक नया एक्शन, ठीक है, नए ऑपरेशन निकाले थे नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए, जो कि निकला हुआ है, 6 महीने से रनिंग में है। 300 से ज्यादा नक्सलवादियों को मार दिया जा चुका है, ठीक है। सरकार चाहे तो खत्म हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। एक लैक ऑफ विल था,
एक लैक ऑफ विल था, शायद कुछ बेनिफिट, चाहे कुछ बात थी कि नक्सलिज्म को बढ़ावा देते रहा गया, उसे खत्म नहीं किया गया। अभी हम देखेंगे, उसे आपको साफ सामने दिखाई देगा। पहली बात पॉलिटिकल फेलियर। दूसरा कारण क्या हो सकता है? ठीक है, एक्सट्रीमिज्म, उग्रवादियों को बनने का, उग्रवादी कोई क्यों बन रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम। क्या मतलब हुआ सर? या तो एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम है या तो लैक ऑफ गुड गवर्नेंस भी आप लिख सकते हैं। एक घटना घटी थी या फिर छोटा सा एक इंसिडेंट था। एक गांव में आज़ादी के 75-76 साल बाद भी बिजली नहीं आई थी। एक कलेक्टर साहिबा वहां गई और गांव में पहली बार बिजली आया, पहली बार बल्ब जला। तो एक बूढ़ी औरत ने उन कलेक्टर साहिबा को आशीर्वाद दिया कि जुग जुग जियो, पटवारी बनो। हंसने वाली बात लग रही है ना? अब मैं समझाता हूं उसका मतलब क्या, वो पटवारी बनने का। उस गांव को पटवारी से ऊपर रैंक का ऑफिसर पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक उस गांव में कोई कलेक्टर आया ही नहीं है, कोई एसीपी, कोई डीसी आया ही नहीं है। पता कैसे होगा भाई? क्या अब समझ में आया एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम का मतलब? फिर और बात करें, कल्चरल इनसिक्योरिटी। क्या मैंने ये टॉपिक कल आपको बताया था? कल्चरल इनसिक्योरिटी, उनको ये डर है कि हमारा कल्चर खतरा में है, हम माइनॉरिटीज में है तो मेजॉरिटीज को ज्यादा सरकार ध्यान देगी। यानी सर कहीं ना कहीं वही वो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन उनके अंदर है कि सरकार उन पे ज्यादा ध्यान देगी, वो मेजॉरिटी में, हमको कोई पूछेगा नहीं, हमको कुचल दिया जाएगा, हमारे कल्चर खतरा में है, वी आर इन डेंजर। सोशल बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस, बेसिक एमेनिटीज यानी बेसिक हेल्थ फैसिलिटी, स्कूल, एजुकेशन, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर का ना मिलना। बेसिक मतलब जिससे जीवन चल सके वो नहीं मिल रहा है। ठीक है। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन क्या मतलब हुआ सर इसका? अब ये ऐसा इंसिडेंट है ना, जब मैंने देखा था, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था तो मतलब रोए उठ गए थे मेरे भाई। क्या आपने मानचीदन माउंटेन मैन देखा है? ऑफ कोर्स देखा होगा। वहां पर क्या कारण रहा, क्या हुआ था? उनकी जो मांझी हैं, उनकी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट थी, उनका बच्चा होने वाला था। हॉस्पिटल जाने के लिए कोई रोड नहीं था, वहां जाने के लिए एक पहाड़ को पार करके जाना पड़ता था, और वो जब तक पहाड़ पे चढ़ रहे थे वो गुजर गई, उनका बच्चा भी और उनकी औरत भी। ठीक है। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, इनको ऐसा लगता है कि क्या हम इस देश का पार्ट है भी है? वो एक जंगल में है, वो किसी हिली एरियाज में है। ठीक है, वो किसी हिली एरियाज में है। अब 20-30 किलोमीटर दूर तक कोई रोड ही नहीं है, कोई कनेक्ट करने के लिए रोड ही नहीं है, 20-30 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। एक ऐसा केस था, आपने वीडियोस देखे होंगे कई बार, कि हॉस्पिटल ले जाने के लिए रोड नहीं है, 30 किलोमीटर के रेंज में कोई हॉस्पिटल नहीं है, और इमरजेंसी है, और रिवर, नदी के ऊपर टांग के पेशेंट को ले जाया जा रहा है। कैसा लग रहा है सुन के? उनको समझ ही नहीं आता कि क्या वो इस देश का भाग है, वो देश के हिस्सा में है। और जब वो देश के अंदर आते हैं, सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में आते हैं, तो उनको चाइनी बोल के भगा दिया जाता है, चिढ़ाया जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर वही लीगल रिजेक्शन, ये भी तो रीजन है भाई। जल जंगल जमीन छीन लिया जाता है, फिर वो जब लड़ते हैं कहते हैं कि नहीं हमारे पूरे पुस्तकें यहीं पे रहती आ रही हैं, उनको वहाँ से भगाया जाता है। जल जंगल जमीन छीन लिया जाता है, वो घर से, उनका वहीं घर रहता है, वहीं पे वो रहते हैं, छोटी सी एक झोपड़ी होती है, छीन लिया जाता है, कहाँ रहे, डिसलोकेट हो गए। और फिर मिलते हैं वहाँ पर एक ऐसे लोग जो कहते हैं आओ यहाँ पे शामिल हो जाओ, बंदूक दिया जाता है, तुम्हारे बच्चे वैसे कलम तो उठा नहीं पाएंगे, सरकार उनको देगी नहीं, बंदूक देते हैं। और ठीक है, चलिए फिर तो आपको क्या ये चीज़ समझ में आया इतने सारे पॉइंट देख के कि सर अंडर डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म, अंडर डेवलपमेंट सोल रीज़न नहीं हो सकता। एक रीज़न हो सकता है कि हाँ
इसके चलते उग्रवादी बनते हैं, पर सोल रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सारे और रीजन भी तो हैं भाई। अब मैं आपको इस बात से पलटा दूंगा, अब हम देखेंगे कि सर जो अंडर डेवलपमेंट है, ये जो अंडर डेवलपमेंट है उसका और एक्सट्रीमिज्म से डायरेक्ट रिलेशन है। ये एक विशियस साइकिल में बंधे हुए हैं। अंडर डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म एक विशियस साइकिल में बंधे हुए हैं। विशियस मतलब समझते हैं, दुष्चक्र, न चाहते हुए भी एक साथ जुटे हुए हैं। इनका रिलेशन चिकन एग का रिलेशन है, अंडा पहले आया या मुर्गी। ये समझ ही नहीं आता कि अंडर डेवलपमेंट के चलते एक्सट्रीमिज्म हो रहा है या एक्सट्रीमिज्म के चलते अंडर डेवलपमेंट हो रहा है। दोनों पॉइंट समझाता हूं। क्या अंडर डेवलपमेंट रहेगा तो क्या पैसे रहेंगे? नहीं। क्या गरीबी रहेगी? बिल्कुल गरीबी रहेगी। अनएम्प्लॉयमेंट होगा? बिल्कुल। बेरोजगारी बढ़ेगी? बिल्कुल। बेरोजगारी बढ़ने से बड़े पैसा तो चाहिए। पैसे कहां से आएंगे? चोरी चमारी करना शुरू करेंगे, हाँ या ना? चोरी चमारी शुरू किया, लोगों ने देखा, जो ग्रुप्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बोला इधर आओ बाबू, क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हैं, ये बंदूक पकड़ो, ये पत्थर पकड़ो, पैसे देंगे तुम्हें, हाँ या ना? रीजन आया यहां से यहां तक, ठीक है। और क्या रीजन सकता है सर? एजुकेशन नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रहा है। ये सारी ये क्या है? ये आपको क्या मिल रहा है? ये क्या मिल रहा है? ये जो पूरी यूपीएससी जर्नी होती है ना, जो भी व्यक्ति तैयारी करे यूपीएससी की, वो पैरासाइट से इंटेलेक्चुअल बनता है। क्या बनता है? पैरासाइट से इंटेलेक्चुअल बनने की ये पूरी जर्नी है सर, ठीक है। पैरासाइट मतलब होता है परजीवी और इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बुद्धिजीवी। ये जो सफर है ना, यही है। ये जो मिल रही है आपको एजुकेशन है, ये आपको बताया जा रहा है तो आपको समझ में आ रहा है। मतलब कहीं और से मैं ये नहीं कह रहा, मैं मतलब आपको एजुकेशन मिला तभी तो आप इस लेवल पे पहुंचे कि आप सोच पा रहे हो कि कोई चीज गलत है या नहीं। जिसको एजुकेशन नहीं मिला वो सोचेगा कैसे? उसको जो बताया जाएगा उसको वो सही लगेगा, तो वो ब्रेन वॉश हो जाएगा और फिर ये सुन लो। चलिए फिर अब ये वाली बात हमें कुछ समझ में आई कि सर अंडर डेवलपमेंट के चलते एक्सट्रीमिज्म के चलते अंडर डेवलपमेंट कैसे आ रहा है, समझा दूं, क्लियर हो जाए। चलिए फिर, क्या एक्सट्रीमिज्म करेंगे, क्या उग्रवाद होंगे लोग, तो क्या कोई भी सरकार उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी उस जगह में कि भाई ये तो उग्रवाद है? क्या कोई भी कंपनी या फैक्ट्री उस एरिया में, कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, कोई भी, तो इकोनॉमी कहां से? उन्होंने सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ दिया, नहीं ये सरकार है, हम एबोलिश करेंगे, तो फिर क्यों ही कोई बनाने आए? उसके चलते क्या बनने लगा? आपने स्कूल तोड़ दिया, बच्चे जाएंगे कहां? आपने ऐसा डर का माहौल फैला रखा है कि बेसिक मान लो स्कूल है भी तो फियर ऑफ साइकोसिस है, भय का मनोविज्ञान बन चुका है, साइकोलॉजिकल फियर बैठ चुका है, वहां पर कोई आएगा ही नहीं पढ़ाने, स्कूल खोल लो, ठीक है। अभी रिसेंट जितने भी घटना हो रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर स्टेट में क्या फियर साइकोसिस बन चुका है, क्या उसके चलते वहीं के लोकल्स का घाटा होगा या नहीं? पैसे नहीं होंगे, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बच्चे खाएंगे नहीं, अंडर डेवलपमेंट ड्यू टू एक्सट्रीमिज्म। क्या ये बात हमें कहीं ना कहीं समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है सर। अच्छा, तो यही था मेन मुद्दा कि हमें डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म के बीच के रिलेशन को समझना था, और हम ये समझ पाए कि बिल्कुल दो अप्रोचेस हैं और दोनों कहीं ना कहीं सही ही हैं, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एक्सट्रीमिज्म के, उग्रवाद के। अब जो हम शुरुआत करेंगे, जिस हेडिंग को आप देखकर आपने इस लेक्चर पे क्लिक किया है, सॉरी टू मेक यू वेट सो लेट, यस, नक्सलिज्म, नक्सलवाद। जहां भी इज्म लग जाता है, टेररिज्म, नक्सलिज्म, सेपरेटिज्म, इसका मतलब होता है वाद। नहीं समझ में आया? रिवॉल्ट की भावना, समझ रहे हैं? आइडियोलॉजी भाई, आइडियोलॉजी, यस, अब समझ में आया होगा। आइडियोलॉजी ये एक सोच है,
अच्छा, इसके बहुत चीजें देखेंगे। पहले हम समझेंगे कि ऑरिजिन, पहले हम समझेंगे कि ये आइडिया क्या है, व्हाट इज इट। ये जो नक्सलिज्म है क्या है, ये क्या सोच, क्या है ये सोच, ठीक है, क्या चाहते क्या है ये, क्यों, मतलब वाई, क्यों ऐसा क्या हो गया कि उनको इस सोच के बारे में सोचना पड़ा, ठीक है। फिर क्या क्या इन्होंने किया, ठीक है, इनके फेजेस आएंगे। और मेरे भाई ये जो फेजेस हैं ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये किसी भी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये जो मैं फेजेस में आपको एक ग्राफ बनाऊंगा, ये किसी गवर्नमेंट में रिकॉग्नाइज नहीं किया है, पहली बात, ठीक है। तो कुछ भी पढ़ाओगे क्या, नहीं। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहां तक मैंने आज तक समझा है नक्सलिज्म को, वो सब झोंकने वाला हूं मैं यहां पे आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। फेजेस आएंगे और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस, ठीक है, कि सरकार ने कैसे उसे समाधान क्या क्या निकाले। लेकिन अगर मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछ दूं और आई एम वेरी वेरी सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, मैं देख लेता हूं कि लेक्चर एक्सटेंड द रिकॉर्डिंग टाइम, टैप टू रिवर्ट, ठीक है, एक सेकेंड, सब कुछ सही है ना, हाँ। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ये जो नक्सलिज्म है ये एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म या सेपरेटिज्म, इन तीनों में से किस में कहलाएगा, किस कैटेगरी में आएगा। एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म और सेपरेटिज्म, ये किस कैटेगरी में आएगा और इनका मतलब क्या होता है ये भी तो समझो पहले, ठीक है। तो सॉरी, मैंने आपको ये एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, सेपरेटिज्म इन वर्ड के बिना बताए मैंने आपको इस वर्ड का इस्तेमाल करा, रियली सॉरी, लेकिन अब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेरे भाई एक्सट्रीमिज्म एक आइडियोलॉजी है और एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ रहती है, या मतलब कॉन्फ्लिक्ट में रहती है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आइडियोलॉजी है, रेडिकल आइडिया है ये, ठीक है, रेडिकल आइडिया है, ये रेडिकल है लेकिन आइडिया में, ये सोच में रेडिकल है। क्या ये वॉयलेंस का इस्तेमाल करते हैं, नहीं। लाल बाल पाल भी एक्सट्रीमिस्ट थे क्योंकि उन्होंने वॉयलेंस का इस्तेमाल नहीं किया, उनकी आइडियोलॉजी में कन्फ्लिक्ट थी, उनकी आइडिया रेडिकल थी, उन्हें रेडिकल्स भी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने वॉयलेंस का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे ही बंदूक पकड़ा दो, जैसे ही इस आइडिया के साथ बंदूक आ जाए, वॉयलेंस आ जाए, बम आ जाए, वो बन जाता है टेररिज्म। यानी ये रेडिकल है लेकिन अब एक्शंस में रेडिकल है, अब ये रेजिस्ट कर रहे हैं, ये पैसिव रेजिस्ट कर रहे थे, ये एक्टिव रेजिस्ट करेंगे। इनके पास वॉयलेंस है और इसी वॉयलेंस में जब मास जुड़ जाए, जब हजारों लोग जुड़ जाते हैं, आइडियोलॉजी, उग्र सोच, हथियार, बहुत सारे लोग, क्या बन जाता है, सेपरेटिज्म। क्या अब समझ में आया कि नक्सलिज्म तो सेपरेटिज्म ही है, सब कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म ये हो गया तो टेररिज्म ये हो गया तो एक्सट्रीमिज्म ये हो गया। लेकिन शुरुआत तो यहीं से होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुरुआत तो यहीं से होती है। रेडिकल सोच हुआ, आपको हथियार पकड़ा दिया गया और मास आ गया, तो ये बन जाता है सेपरेटिज्म। तो नक्सलिज्म को समझते हैं कि क्या है ये आइडिया। पहला फेज इसका क्लियर करते हैं कि सर ये आइडिया क्या है, व्हाट इज दिस आइडिया, ये नक्सलिज्म, ये नक्सलवाद जो है कहता क्या है, ठीक है। ये एक सेपरेटिज्म मूवमेंट है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। पहली बात समझ में आई, मास में चलता है। इनको एक पैरेलल गवर्नमेंट चाहिए, इनको एक पैरेलल गवर्नमेंट चाहिए जिसको हम जन सरकार कहते हैं, हम नहीं, ये जिसको ये जन सरकार कहते हैं। ये जो पैरेलल गवर्नमेंट चाहिए, ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं।
सोशल कन्फ्लिक्ट, ये चीजें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी क्योंकि मैं अभी आइडिया समझा रहा हूं। अभी इस ओरिजिन के अंदर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये समझाना चाहते थे। सोशल कॉन्फ्लिक्ट के कंधे पे बंदूक मार रहे हैं, मतलब ये कि हैव नॉट्स, मैं समझाऊंगा ये ओरिजिन के अंदर, हैव नॉट्स और हैव्स के बीच की एक स्ट्रगल को वॉयलेंस वाले मूवमेंट, वॉयलेंट मूवमेंट के थ्रू हैव के अगेंस्ट लड़ना, ये इनकी आइडियोलॉजी है। क्या बोला? हैव नॉट्स, मैं भी आपको बताऊंगा कौन है ये। हैव नॉट्स का लड़ाई हैव्स के खिलाफ वॉयलेंट मूवमेंट के, मतलब ये हाथ, मतलब मार कर सरकार से अपनी डिमांड मांगना नहीं, छीनना, वॉयलेंस की मदद से अपना ही एक सरकार बनाना, अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी मांगना, एक बनाना, एक पैरेलल गवर्नमेंट, एक जन सरकार बनाना, यह होता है नक्सलिज्म का बेसिक आइडियोलॉजी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? ठीक है। नक्सलिज्म को माओइज्म भी कहा जाता है, या फिर आप कह लीजिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, क्योंकि ये कम्युनिस्ट आइडिया फॉलो करता है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आपको पता होगा, चाइना का यहां पर बहुत बड़ा रोल आने वाला है। पूरी फंडिंग, पूरी आइडिया वहीं से चुराई है, माओइस्ट आइडिया जो है यही है वो आइडिया। क्लियर हुआ क्या? बेसिक समझ में आया? अब आते हैं सर इसके ओरिजिन पे। ठीक है, अब शुरू होगी असली चीज। सर ओरिजिन, और ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये किसी किताब में आपको ओरिजिन मिलेगा, कहानी की तरह है, समझाएंगे भी वैसे ही। अच्छा, क्यों आखिर ऐसा, क्यों ऐसा हुआ था? मतलब लोग डायरेक्ट कहानी शुरू करते, लेकिन इसमें और भी पॉइंट है। डेप्रीवेशन, ठीक है सर, डेप्रीवेशन मतलब आप समझ रहे हैं ना, वंचना की भावना। ठीक है, अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सरकार के द्वारा, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है सरकार के द्वारा। 1966 में बिगेस्ट ड्राउट ऑफ सेंचुरी आया था। ठीक है, बिगेस्ट ड्राउट ऑफ सेंचुरी, सबसे बड़ा सूखापन आया था पूरे इस देश में, पूरे 100 साल के इतिहास में। अच्छा, और डेप्रीवेशन मिल ही रहा था। FYP का नाम सुना होगा आपने, 5 ईयर प्लान। थर्ड टाइम 5 ईयर प्लान फेल हो चुका था, बिगेस्ट फेलियर थी गवर्नमेंट की। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है। और 1966 से क्या आपको समझ में आया कि 62 में तो चाइना से वॉर, 65 में पाकिस्तान से वॉर, ये इन सारे वॉर के चलते, 71 में बांग्लादेश, इन सब वॉर के चलते सरकार का जो फोकस था वो वॉर एक्सपेंडिचर पे जा रहा था। सारे पैसे वॉर एक्सपेंडिचर में खर्च हो रहे थे, तो वेलफेयर में सरकार ध्यान नहीं दे पाई। और आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा अगर सरकार कहीं ध्यान नहीं दे पाती है तो लोअर क्लास में नहीं दे पाती, बाकी सब तो अपना काम चला ही लेते हैं, या ना? ऐसे बैकग्राउंड बन रहा था, ठीक, बारूद इकट्ठा हो रही थी। एक वेस्ट बंगाल में गांव है, दार्जिलिंग के अंदर एक गांव है नक्सलबाड़ी। कहानी कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत होती है। 2 कॉन्सिक्वेंटिव इवेंट्स हो रहे होते हैं। क्या आपको पता है कि दार्जिलिंग में चाय पत्ती की बहुत बढ़िया उपज होती है, तो टी, क्या बोलते हैं, वही टी प्लांट लेबर्स और उसके जो ओनर्स हैं, जो उनको रख रहे हैं, उनमें एक स्ट्रगल चल रहा था। कॉन्सिक्वेंटिवली पीजेंट्स, क्या आप समझते हैं पीजेंट का मतलब क्या होता है? नहीं समझ रहे तो आप फार्मर ही समझिए। लेकिन फार्मर वो होता है जो अपने ही जमीन पर खेती उपज करता है। लेकिन पीजेंट वो होते हैं जिनका जमीन जमींदारों द्वारा ले लिया रहता है और वो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं, उसमें से उतना उठाते हैं। ठीक है, तो पीजेंट और जमींदार के बीच में स्ट्रगल चल रहा था। ठीक है,
पीजेंट और जमींदार के बीच में स्ट्रगल चल रहा था। अब ये जो टी प्लांट लेबर है, पहले ये वाला समझते हैं। अब ये जो पीजेंट थे, इनमें से एक का नाम था विमल पाल। अब सिंपल सी बात है ना यार, ये सारी चीजें हो रही है, डेप्रीवेशन, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, भुखमरी है। अब ये जो पीजेंट है वो चाहते हैं कि अपना लैंड हो, मिले अपना जमीन, एटलीस्ट भाई अपने घर परिवार को हम कल्टीवेट करके खाना पीना खिला सके, पेट भर सके, जिंदा रहना जरूरी है। तो ये मांग रहे हैं जमींदार से क्या कि मुझे अब मेरी जमीन वापस तो नहीं दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जमींदार एक्सप्लॉइट करते थे। ये जो ओनर्स हैं, ये जो जमींदार हैं, इनके साथ गवर्नमेंट है, मतलब लोकल पुलिस, ये तीनों मिलकर टी प्लांट लेबर्स, पीजेंट्स खूब एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि एक दिन में पैदा हो गए, नहीं, धीरे धीरे बारूद इकट्ठा हो रहा था इस इंसिडेंट ने। ठीक है, खूब एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अब कई लोगों को एक्सप्लॉइट का मतलब नहीं समझ में आता है। तो एक्सप्लॉइट का मतलब होता है कि गन्ना को निचोड़ लेना, तब तक निचोड़ना जब तक रस दे रहा है, और फेंक देना। वो गन्ना इंसान है, ये है, और निचोड़ रहे हैं अपने फायदे के लिए। और भी क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए एक्सप्लॉइटेशन का, तो एक मूवी है जय भीम, आपको एक बार उसे देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा भैया कि एक्सप्लॉइटेशन क्या होती है। दर्द से कह रहा जाएंगे आप कि क्यों ही पूछ लिया एक्सप्लॉइटेशन के बारे में। ठीक है, तो विमल पाल भाई ने क्या हुआ कि जमींदार दे नहीं रहा था लैंड, जुडिशियल ऑर्डर मिला। ठीक है, कोर्ट के पास गए और जुडिशियल ऑर्डर इनको मिल गया कि हां आपको आपका लैंड लौटा दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि दो, अब तो ऑर्डर है मेरे पास। उस जमींदार ने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि उसके पास लोकल पुलिस थी, डर किस बात का है। विमल पाल भाई गए, रातों रात इस जमींदार का घर जला दिया। ये जो टी प्लांट लेबर्स थे वो कह रहे थे कि हमारे वेजेस बढ़ाओ, पैसा ज्यादा दो, वरना हम काम नहीं करेंगे। स्ट्राइक पे बैठ गए। थोड़ा वॉयलेंस होने लगा कि कैसे नहीं दोगे, कैसे नहीं बढ़ाओगे। इस ओनर ने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने ओपन फायर कर दिया। 8 महिलाएं, 2 छोटे छोटे बच्चे मर गए और एक नौजवान लड़का। ओपन फायर। ठीक है, इसमें से एक व्यक्ति जंगल संथल ने रिटेलिएशन में एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। क्या कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि कितना वॉयलेंस हो रहा है। 25 मई 1967 की ये बात थी। यहां से फिर आप कह सकते हैं कि बधाई हो, नक्सलिज्म का जन्म हुआ है। ठीक है, ये थी स्टोरी, ये थी ओरिजिन। और यहां पर एक लीडर उमड़ के आता है इनका, जिसका नाम होता है चारू मजुमदार। चारू मजुमदार पूरा लीड करते हैं इस चीज को। ठीक है, और भाई साहब ने 8 आर्टिकल्स लिख दिए हैं। ठीक है, नक्सलिज्म पे 8 आर्टिकल्स, बकायदा आर्टिकल्स। ठीक है, बकायदा आर्टिकल्स लिखे हैं, तराई डॉक्यूमेंट के नाम से वो है। और ये जो चारू मजुमदार है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का मेंबर है। उसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, किसका था, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे ये दार्जिलिंग के। ठीक है, दार्जिलिंग के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर फ्रॉम द पार्टी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 8 आर्टिकल्स लिखे थे भाई साहब ने। ठीक है, तराई डॉक्यूमेंट करके नाम है, तराई डॉक्यूमेंट करके नाम है। इन चारू मजुमदार ने पूरा लीड किया इस मूवमेंट को, और चारू मजुमदार को फादर ऑफ नक्सलिज्म भी कहा जाता है। यस, पापा। ठीक है, नक्सलिज्म के पापा कौन? चारू मजुमदार।
अब ये जो हम पापा पढ़ते रहते हैं कि हिस्ट्री के पापा कौन, ठीक है, ज्योग्राफी के पापा कौन जरूरी नहीं होता। क्यों जरूरी होता है? कुछ तो बात रही होगी, यूं ही कोई पापा नहीं बनते, हाँ या ना? तो आपको क्या क्यों समझ में आया? ठीक है, अब बुक्स में बहुत ही आसान तरीके से डिफाइन कर दिया जाता है कि भाई साहब नक्सलबाड़ी गांव में हुआ था तो नक्सलिज्म कह दिया। ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नक्सलिज्म जो हम ये पॉइंट लिख रहे हैं भाई, बे यार एक सेकेंड बस, हम जो नक्सलिज्म लिख रहे हैं ये नक्सलबाड़ी गांव में हुआ है, ठीक है। ये जो घटना है वो नक्सलबाड़ी गांव में हुआ है। इसमें किसकी भावना है? रिवॉल्ट की भावना है। और भावना को, इस रिवॉल्ट की भावना को हम वाद कहते हैं, इज्म, उसीलिए इसे हम नक्सलिज्म कहते हैं। सोशल कॉन्फ्लिक्ट के कंधे पे, यानी सर लैंडलेस वर्सेस लैंडलॉर्ड, जिसके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस जो पीजेंट और लैंडलॉर्ड यानी जमींदार के बीच के फाइट से शुरुआत होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। अब यहां पर आपको बड़ा सिंपैथी लग रहा होगा, लगना चाहिए, ठीक है, ठीक है, दुर्घटना घटी, लेकिन मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा यहां पर। अब कई लोग ना अपने आंसर को यूनिक बनाने के लिए, कुछ नया लिखने के लिए, ताकि वो एग्जामिनर का आप अटेंशन ले पाए, वो इसमें सिंपैथी दिखाने लगते हैं अपने आंसर में। नक्सलिज्म, नक्सलवादियों के प्रति सिंपैथी आप दिखाने लगते हैं, और वहां पर एग्जामिनर कहता है दुआओं में याद रखना। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको एज अ सिविल सर्वेंट लिखना है उस चीज को, आपको एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल लिखना है, आप सरकार की तरफ से लिख रहे हो, तो क्या आप इसे सिंपैथी दोगे? अगर आपकी आंसर में सिंपैथी दिखी, थोड़ी सी भी झलक आई सिंपैथी की, ताकि आप थोड़ा सा यूनिक लिखो, सब तो अपोज कर रहे हैं, मैं थोड़ी करूंगा, तो आप में अर्बन नक्सल की परछाई दिखेगी। सुना होगा अर्बन नक्सल, अभी हम देखेंगे कौन होते हैं वो, तो उस परछाई से बचिएगा, वरना दुआओं में याद रखना, ठीक है। एग्जामिनर कहेगा, मैं नहीं। चलिए, तो ये चीज हमें क्लियर हुई। अब जो चीज आती है, क्या हमने ओरिजिन देख लिया, अब जो चीज आती है वो आती है डिफरेंट फेज, ठीक है। डिफरेंट फेजेस को हम देखने वाले हैं। अब देखिए, मैंने पहले ही बोला ये गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज नहीं है, ये जो अलग अलग फेजेस आते हैं गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ये मेरी जहां तक की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मैंने जहां तक से पढ़ा है, जहां से पढ़ा है वहां पे हमारे। अब देखिए, ये हो गया डेवलपमेंट और ये हो गया टाइम। 1967 से 70 से 80 से 90 से 2004 से 2012, कई लोग 14 भी लिखते हैं, लेकिन जिसको देखिए आपका मन है ना, ये आप पूरा श्रेय देना चाहेंगे 2014 के बाद जो सरकारें हैं उनको, तो आप दे सकते हैं, लेकिन कुछ पार्ट तो मनमोहन सिंह का भी था, तो ये बेहतर है। 1967 की बात है। 1967 में कुछ ऐसा होता है, 70 से 80 में कुछ ऐसा होता है, 80 से 90 में कुछ ऐसा होता है, 90 से 2004 में कुछ ऐसा होता है, इसके बाद पीक पकड़ता है। ये किसकी बात हो रही है? नक्सलिज्म की बात हो रही है, और 2012 के बाद डिक्लाइन होना शुरू होता है। अब हम एक एक करके फेज को समझेंगे। 1967 और 1970, ये 67 क्यों? ये 67 में ही नक्सलबाड़ी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसी साल की बात थी, 25 मई की बात थी। 1967 में यहां पे आप फेज 1 इसे लिख सकते हैं ऑफ नक्सलिज्म, यानी इनिशिएटिंग फेज, इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं इसे हम? इनिशियल फेज। लिख दिया जाए क्या? लिख दिया जाए, मिटाएंगे नहीं इसे। इनिशियल फेज क्या है सर? ये इनिशियल फेज, यहां से शुरुआत होता है, नक्सलिज्म का शुरुआत होता है। ये नक्सलिज्म ये एक मूवमेंट बन रहा है। अब किसी भी मूवमेंट
या किसी भी रेवोल्यूशन, कोई भी रेवोल्यूशन को सक्सीड करने के लिए 5 चीजें चाहिए होती हैं। कौन कौन सी वो 5? मैं ज्यादा लिखने में अब समय वेस्ट नहीं करूंगा, वो समझाने में प्रयास करूं। किसी भी मूवमेंट, कोई भी रेवोल्यूशन, कितना ही पुराना, पास्ट, प्रेजेंट टेंस, कभी की बात कर रहे हैं, 5 चीजें चाहिए होती है। एक, आइडियोलॉजी। क्या इनके पास आइडियोलॉजी है? क्या ये क्लियर आइडियोलॉजी? हाँ सर, पैरेलल गवर्नमेंट, जन सरकार बनानी है, हमें सरकार के खिलाफ हमें वॉयलेंस का इस्तेमाल करना है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट में जो हैव नॉट्स हैं। अब क्या ये हैव नॉट्स आपको समझ में आया? अभी मुझे ध्यान आया, ये जो मैंने पीजेंट और ये जो मैंने टी लेबरर्स लिखे थे, ये हैव नॉट्स हैं, और ये जो लोग थे, ये जो ओनर्स थे, ये जो जमींदार थे, ये हैव्स थे। अब क्लियर हुआ क्या? अब क्लियर हुआ क्या? बोलिए। ठीक है, तो हैव नॉट्स और हैव्स, इनकी जो लड़ाई है, हैव्स के खिलाफ जो लड़ाई है, उसे वॉयलेंस के थ्रू इस मूवमेंट को निकालना, ये आइडियोलॉजी है। क्या आइडियोलॉजी क्लियर हो गई? 5 चीजें चाहिए होती है। पहला चीज आइडियोलॉजी। क्या क्लियर है? बिल्कुल। जैसे कई यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है एक, आजादी, किस चीज से पता नहीं, आइडियोलॉजी में कमी है, उसीलिए कभी भी मूवमेंट वो बन नहीं पाएगा। दूसरी चीज जो हम आएंगे वो होगा लीडर। क्या लीडर है इनके पास? चारू मजूमदार स्ट्रॉन्ग लीडर है, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट के। तीसरी चीज जो आएगी वो होगा ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनना, एक संगठन बना था नक्सलियों का। चौथी चीज जो चाहिए वो है मास। मास मतलब हुआ बहुत सारे लोग चाहिए, ताकि रिकॉग्निशन हो, ताकि इंपैक्ट हो, ताकि इंटेंस हो। और 5वीं चीज जो चाहिए वो है फंड्स। फंड्स कहां से मिले सर? चाइना दे रहा है। 1962 में अभी चाइना के साथ वॉर हुआ था, और चाइना को मिला एक बहुत बेहतरीन मौका, और उसने खटाक से, क्या चाहिए? पैसा चाहिए, वेपन्स चाहिए, सब सप्लाई शुरू। फंड्स मिल गए, ऑर्गेनाइजेशन बन गई, लीडर हो गया, आइडियोलॉजी हो गया, मास मिल गया, एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था। यह था इनिशिएटिंग फेज। 70 से 80 में क्या हुआ? क्यों डिक्लाइन? ऐसा देखिए, डेवलपमेंट में ये जो डेवलपमेंट ऑफ नक्सलिज्म क्यों थोड़ा कम हुआ है? क्योंकि ये थोड़ा ना कहीं इनिशियल डिक्लाइनेशन भी हो रहा है, इनिशियल डिक्लाइन हो रहा है। इसमें क्या होता है, चारू मजूमदार निकल लेते हैं, पापा जी तो गियो। अब पापा जी गियो तो अब किसका बात सुना जाए? कोई लीडर ऐसा बना नहीं था उनके अलावा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे थे, आप अलग अलग नाम याद कर सकते हैं, लेकिन मेजर अभी हम बात करें जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पापा जी तो गियो, अब किसका सुने? पहली चीज। दूसरी चीज, इंदिरा गांधी जी उस समय सरकार में थी, उन्होंने कहा कि 1971 में बांग्लादेश के साथ वॉर होने वाला था, अर्ज पे था, मतलब ये पता थोड़ी था कि वॉर है, लेकिन अर्ज, बांग्लादेश वॉर है, अर्ज पे था बांग्लादेश वॉर। अब इंडिया को कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, अभी साला बाहर से लड़ रहे हैं, बाहर अभी देखेंगे मैटर क्या हो रहा है, अंदर ही शुरू। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि बांग्लादेश के रास्ते में वेस्ट बंगाल पड़ता है, जरा इन्हें भी सलाम कर ले आइए, है ना। तो मिलिट्री का इस्तेमाल हुआ, ऑफेंस का इस्तेमाल हुआ, सफाई हुई। ठीक है, तो अभी तो बेचारे शुरू ही हो रहे थे, मार दिया। ठीक है, तो 1970 से 80 के बीच में इसके चलते डिक्लाइन हुआ। फिर पता तो आपको दिख रहा है यहां पे मैंने क्या लिखा था, क्या आइडियोलॉजी, फिर क्या लिखा था, लीडर, फिर क्या चाहिए होता है, ऑर्गेनाइजेशन, फिर क्या चाहिए होता है, मास, और फिर क्या चाहिए होता है, फंड, है ना। फिर क्या चाहिए होता है, फंड। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। इस इनिशियल डिक्लाइन का कारण क्या होता है? लीडर की हो, पापा जी की हो। ऑर्गेनाइजेशन जो है धीरे धीरे एक चीज आई थी, उआपा, एक चीज आई थी उआपा। उआपा के अंतर्गत जो भी इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन पे बैन लगा दिया गया। जो भी मेजर लीडर्स थे हर अलग अलग जगह कर, उनको अरेस्ट कर लिया गया, बहुत सारे नक्सलियों को मारा भी गया। ठीक है, अब ये उआपा क्या है? उआपा का फुल फॉर्म है
अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। इस एक्ट के तहत हर इलीगल ऑर्गेनाइजेशन जो भी नक्सलियों के द्वारा बनाई गई है उनको बैन किया गया। बैन मतलब होता है अब आप रन करोगे तो, समझ रहे हैं आप। और फंड्स, चाइना से जो फंड्स मिल रहे थे उस पर रोक लगा दी गई। और जो मास होती है वो तो देखती है कि भाई साहब इनका कुछ होने नहीं वाला, अब अपना काम धंधा पकड़ते हैं, जीवन चलाते हैं। मास ऐसा ही होती है, लीडर गया, ऑर्गेनाइजेशन गया, पैसे गए, मैं क्यों भाई, हाँ मुझे निकलो, मास निकल रही। 4 चीजें तो चली गई भाई। इसके चलते इनिशियल डिक्लाइनेशन आया, प्रॉपर डिक्लाइनेशन नहीं आया। एक चीज छूट गई, आइडियोलॉजी, सोच। सोच नहीं मरा भाई, सब मर गया, सोच नहीं मरा। इसके चलते क्या होता है कि आंध्र प्रदेश में करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में के सीतारमैयन नाम के लीडर ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया लोगों के मदद से, पीपल्स वॉर ग्रुप। और फिर से यहां पर क्या होता है, क्या बोलते हैं, रिक्लाइनेशन बोलेंगे ना, रीअपलिफ्टमेंट, जो भी आप बोल दिए, फिर से शुरू हो जाती हैं चीजें। क्या आपको बात समझ में आ रही? अब ये बन जाता है, ये जो करीमनगर है वो हब हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आ रही? अब रीजन देखेंगे, ये मैं मिटा दूं ना। हाँ, किसी भी मूवमेंट के लिए 5 चीजें चाहिए होती हैं, 4 तो खत्म हो गए थे लेकिन एक रह गया, आइडियोलॉजी। और आइडियोलॉजी ने फिर से काम शुरू कर दिया और करीमनगर आंध्र प्रदेश के अंदर बन जाता है हब। और इन्होंने नई नई स्ट्रैटेजीज लाई, नई इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज लाई। वो कारण है, हाउ देख रहे हैं हम लोग कि आखिर ये कैसे अपलिफ्ट हो पाए, समझ रहे हैं उसे। इन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर वाली स्ट्रैटेजी लाई। क्या आपने गोरिल्ला वॉरफेयर सुना है? जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो गोरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, उस समय पे। ये होता ही है ना कि लोकल जो एरिया होती है, जंगल जो होते हैं, हिली एरियाज होती है, मतलब टफ रिमोट एरियाज, वो वहां पर वही जानता है जो वहीं पर पला बड़ा है। हर एक जगह जानता है कि कहां से छुपा जाता है। ये क्या करते थे, गोरिल्ला वॉरफेयर में होता यही है कि छुपा जाता है, कुछ कांड कर लिया, आंध्र प्रदेश कहीं भी कुछ कांड कर लिया, ठीक है, ऐसी रिमोट एरियाज में छुप गए, ऐसी रिमोट एरियाज में काम कर रहे हैं जहां पर खटाक से कांड किया, पुलिस पकड़ने आई, छुप गए। पुलिस पकड़ने आई है, मारने आई है, अचानक हमला कर दिया, ठीक है, अचानक पेड़ से कूद गए। और ये ज्यादातर ना इस पे विश्वास नहीं रखते, उस पे विश्वास रखते हैं। अचानक से 50 लोग कूद गए पता नहीं कहां से और स्लॉटर कर दिया, गर्दन पता ही नहीं चला, सेकंडों में। ये ऐसे करते हैं, ये हमला करते थे गोरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। नए तरीके, इन्होंने ट्राई जंक्शन का इस्तेमाल करना शुरू किया। ट्राई जंक्शन, सर ये ट्राई जंक्शन क्या है? जो बॉर्डर एरियाज, जो ऐसे स्टेट जो 3 स्टेट से जुड़े हुए हों एटलीस्ट, यहां कांड किया, यहां पक गए, यहां पकड़े जाने में यहां छुप गए। इससे क्या होता है, आपस में पुलिस लड़ रही है, भाई ये तो तेरे स्टेट का है, मेरे थोड़ी। एक मूवी है, ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है ना, आप चीज़ों मैं कहां से ये सब चीज़ें जानता हूँ, ठीक है। मैं तो वही बताता ट्राई जंक्शन, लेकिन अभी मैं क्यों, आप एनालाइज करिए चीज़ों को, ठीक है, वरना मूवीज तो सभी देख रहे हैं, एनालाइज करिए, पकड़िए वहां पे चीज़ों को। मैंने एक मूवी देखा था, वहां पर क्या हो रहा था कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट थे, एक डेड बॉडी मिली थी जो कुछ ऐसे गिरी हुई थी। ये बॉर्डर था उस डिस्ट्रिक्ट का। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा बॉर्डर नहीं होता भाई, ऐसे वो इंडिया पाकिस्तान नहीं है ना, ऐसी, ठीक है। यहां के पुलिस और यहां की पुलिस लड़ रही थी, ठीक है। एक लड़की मरी थी यहां पे, ठीक है, शी वॉज फाउंड डेड। वो लड़ रहे थे कि सर तो तेरे पास है ना, तू ले जा, तेरा केस है।
फिर वो बोल रहा है आधा से ज़्यादा चीज़ें तेरे पास है ना, तू ले जा, तेरा केस है। इस पे लड़ाई चल रही है भाई, 3 दिन तक इस पे लड़ाई चली है। इसका फायदा उठा लिया, ठीक है, फायदा उठा लिया। वो क्यों छोड़े, फायदा उठा लिया। करो, ट्राई जंक्शन चीजें शुरू कर दी, गुरिल्ला वारफेयर शुरू कर दिया, रिमोट एरियाज में शुरू कर दिया, ठीक है, ऐसी जगहों पे काम करना शुरू कर दिया जहां पे ट्राइबल डेमोग्राफी है, क्योंकि उनको बढ़ाना भी तो है। ट्राइबल डेमोग्राफी में क्या होगा, जो नौजवान होंगे उनको आराम से ब्रेन वॉश कर दिया जा सकता है, क्योंकि उनके पास पहले तो फैसिलिटीज ही नहीं है और ज़्यादा एजुकेशन नहीं है। फैसिलिटी दे दो, ब्रेन वॉश कर दो, आ गए। आया ना, क्लियर हुई है क्या चीज़ें। और इसी स्ट्रेटजी के मदद से ये जो फिर से रीअपलिफ्टमेंट हुआ है, इसी स्ट्रेटजी के मदद से इन्होंने रेड कॉरिडोर्स फैलाना शुरू कर दिए, रेड कॉरिडोर्स क्रिएट करना शुरू कर दिए। रेड कॉरिडोर का मतलब क्या हुआ, वो स्टेट्स, वो रीजन्स जो कि नक्सलाइट हैं, ठीक है, नक्सलिज्म से ग्रसित हैं, ठीक है। पशुपति टू तिरुपति, एक उस समय लाइन फेमस हुआ था, पशुपति टू तिरुपति। पशुपति मतलब नेपाल, तिरुपति मतलब आंध्र प्रदेश। पशुपति से तिरुपति तक 11 से ज्यादा स्टेट, 200 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट, 500 से ज्यादा पुलिस स्टेशन ग्रसित हो चुके थे नक्सलिज्म से। इस प्रकार से इन्होंने अपलिफ्टमेंट किया अपना, ठीक है, रिवाइवल कहते हैं इसे, ज्यादा बेटर इंग्लिश। अब ये जो 90 से 2004 में मैंने ये लिखा है, ये क्या समझ में आ रहा है आपको। यहां पे तो समझ में आया कि इनिशियल डिक्लाइन, रीअपलिफ्टमेंट। ये क्या है भाई, अप्स एंड डाउन्स। क्या है, अप्स एंड डाउन्स, हाँ या ना, बोलो क्या है, अप्स एंड डाउन्स। तो पहले अप्स समझे या डाउन समझे, फिर वहीं अप्स समझा जाए, ठीक है, लिखने की क्या जरूरत है, कैसे अप हो रहा है, कैसे अप हो रहा है। अब देखिए होता क्या है ना कि ट्राइबल्स जो हैं वो और सपोर्ट में आने लगते हैं इन नक्सलियों के पास। क्यों सर, क्योंकि सरकार भी अपना काम कर रही है। जल जंगल जमीन छीन लिया, डिरोट हो गए, डिस्प्लेस हो गए, रहने की जगह नहीं है, खाने की जगह नहीं है, जमीन छीन लिया, जमींदार ने जमीन पे कल्टीवेट करने नहीं दे रहा, ये एक मौका दे रहे हैं, इनके पास चले गए। तो इसमें इस फेज में अपलिफ्टमेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि उनके पास और मास आता जा रहा है, और लोग आते जा रहे हैं। अब जो मिलिट्री जो तरीका सरकार इस्तेमाल कर रही है मिलिट्री ऑफेंस का, अब ये जो लीडर्स हैं, ये जो नक्सलियों के जो लीडर्स हैं, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देख लिया और उन्होंने एकदम उसके खिलाफ भड़का दिया। देखो तुम्हारे मासूम से बच्चे को, उस बच्चे को मार दिया, क्या किया था उसने, ठीक है, भड़काना शुरू कर दिया। मौका मिल गया, जल जंगल जमीन छीन लिया, गोली मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ, आ जाओ हमारे साथ, पैसे भी देंगे हम, ठीक है, सुरक्षित रखेंगे। समझ रहे हैं आप, क्लियर हो रहा है क्या, ठीक है, ठीक है सर। और इस टाइम पे इंटरनेट का एरा आ रहा था, तो ये जो फंड यहां पे रोका गया था, ये फंडिंग फिर से शुरुआत होने लगती है। इस फंडिंग का शुरुआत होने लगता है बहुत अच्छे से, क्योंकि देश के अंदर भी तो दीमक है, वो आराम से पैसा दे रहे हैं, उसमें तो इंटरनेट की भी क्या जरूरत, आराम से कहीं गए पूरा, आया ना। देश के बाहर तो हैं ही दुश्मन, उनसे आराम से पैसे मिलने लगे, फिर से चाइना अपना उस फंड से वेपन्स मिल रहा है, जिसके चलते आराम से स्टेट पुलिस को वो हरा पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप जानते हैं बहुत बढ़िया कंडीशन होता है स्टेट पुलिस का, ठीक है। एक बार तो ऐसा कंडीशन था कि पंछी मारने वाली गोली, ये 2 गोली हैं उसमें, वो जो लेके बड़ा वाला चलते हैं, पंछी मारने वाला होता है वो, उससे लड़ने जाएंगे नक्सलियों से, जो कि ऑटोमेटिक वेपन्स रखा है उन लोगों ने अपने पास, ठीक है, यस। तो ये आपको चीज समझ में आई, अब समझ में आया, मास मिला, ये मिला, पैसे मिल रहे हैं। डाउन्स भी होता है इस टाइम में, अप्स तो है, डाउन भी हो रहा है, कहीं ना कहीं नीचे भी गिर रहा है, कहीं ना कहीं नीचे भी गिर रहा है। एक ऑपरेशन था ग्रे हाउंड नाम का, इसे सरकार ने निकाला, ऑपरेशन ग्रे हाउंड। हाउंड का मतलब होता है दबोचना, ठीक है, पकड़ना, समझ रहे हैं क्या। तो एंटी नक्सल ऑपरेशन निकाला गया सरकार के द्वारा, ग्रे हाउंड। इसके चलते जो आंध्र प्रदेश में जो हब बना हुआ था करीमनगर में,
वो हब वहां से खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और वो एक नए जगह पे जाता है, बस्तर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सुना होगा ना भाई साहब, हालत ऐसी है ना छत्तीसगढ़ की आज, ठीक है। अब मैं इस वर्ड को बोलूंगा लेकिन एक बात पढ़ाने के बाद, ठीक है। हालत मैं लिख लेता हूं, हालत ऐसी, मैं भूल जाता हूं ये इस चीज को बताने के बाद मैं इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा। ग्रेहाउंड हुआ तो आंध्र प्रदेश से जो हब है वो बस्तर में चला गया, अभी जा रहे हैं ये लोग, ठीक है, बोरिया बस्तर बांध के, पहली चीज। फिर अब क्या हो रहा है कि एलपीजी से पैसा बरस रहा था, एलपीजी पता है आपको, यस, वहां से पैसा बरस रहा था। जो आइडियोलॉजी थी, पैरेलल गवर्नमेंट, जन सरकार, ये वाली सारी जो आइडियोलॉजी थी, धीरे धीरे लोग डेविएट हो रहे हैं। ये हैं तो लोग ही, हैं तो गरीब ही, उनको मिल रहा है कि यार पैसा तो यहाँ मिल ही रहा है, ठीक है, तो वो आइडियोलॉजी से डेविएट हो रहे हैं। फिर एक लीडर के हायरार्किकल ऑर्डर ना रहने के चलते सभी लीडर बनना चाहता है। ये तो उस समय हर तीसरे दिन नया ऑर्गेनाइजेशन निकाल देते थे, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मैं लीडर बनूंगा, मैं लीडर बनूंगा, मैं नेता बनूंगा यहाँ का, क्यों? पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, लीडर बनोगे पैसे मिलेंगे, फिर आप पावर मिलेगा आपको, समझ रहे हो आप, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आएगा, ये एक बार पूछा गया है स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में, लोकल जो यूथ है, लोकल ट्राइबल यूथ उसने सपोर्ट नहीं, उसने रिवॉल्ट कर दिया नक्सलियों का। जी हां, सलवा जुडुम कहा जाता है, सलवा जुडुम कहा जाता है उस रेवोल्यूशन का, ठीक है, उस रेवोल्यूशन को कहा जाता है सलवा जुडुम। महेंद्र कर्मा नाम था उन सज्जन का, क्या नाम था? महेंद्र कर्मा। महेंद्र कर्मा उसके लीडर थे। ये उस समय नक्सलियों के सबसे बड़े दुश्मन हो गए थे। ये लोकल ट्राइब ही हैं, बाहर के लोग नहीं, कोई सरकार का आदमी, लोकल ट्राइब ही है, ये दुश्मन हो चुका है, ये खत्म करने में तुला हुआ है अकेला आदमी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नक्सलियों के खिलाफ। इनको मर्डर कर दिया गया नक्सलियों के द्वारा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा है कि यार चीजें उतनी अच्छी नहीं है। उनका हब हट गया, उनका जो मास है वो धीरे धीरे डेविएट हो रहा है, आइडियोलॉजी खत्म हो रही है। सलवा जाड़ू के नाम का एक मूवमेंट निकल गया, सरकार के द्वारा नहीं, उन्हीं के लोगों के द्वारा, उन्हीं के लोग उनके खिलाफ हो गए, उन्हीं की यूथ उनके खिलाफ हो गई और इतने बड़े दुश्मन बन गए उन्हीं के अंदर। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ रहा था कि सही गलत क्या है। और ये वीकेस्ट टाइम था, बेस्ट टाइम था इंडियन गवर्नमेंट के लिए उस सांप के सर पे हमला करने के लिए, क्योंकि सांप लगभग खत्म हो चुका था, बस सर पे मारना था। बट दे फेल्ड, सॉरी टू से दे फेल्ड। ये बात चल रही है कब की? 2000 की, उसी के आसपास, 2000 की उसी के आसपास, ठीक है। ये यही वही पीरियड है। आपको अगर पता हो, मध्य प्रदेश से उस समय छत्तीसगढ़ जो है वो सेपरेट हो रहा था या फिर हो गया था। बस्तर में नया हब बन चुका था। स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया कि सर उतने पावरफुल नहीं है, सब खत्म ही है, मारो, खत्म करो सब कुछ, इतने सालों से झेलते हुए खत्म करो। नहीं करे। एक लाइन है, कंट्रोवर्शियल हो सकती है, पर किससे ही कौन लड़ रहा है। उस समय निकली थी, मैं खुद से नहीं कह रहा हूं। जब बस्तर रो रहा था तब दोगी भोपाल में सो रहा था, ठीक है। जब बस्तर रो रहा था तब दोगी भोपाल में सो रहा था। चलिए, दोगी नहीं दिखगी, ठीक है। तो लाइन ये है कि जब बस्तर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बढ़ते हैं, अब मैं असली नाम भी बोल दूं क्या? चलिए फिर, क्या ये बात समझ में आई? अब मतलब ये ऐसा है ना कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ आज भी हब है। इस समय की बात थी, 25 साल हो गए, बस सोना नहीं था ना,
जब बस्तर रो रहा था तब भोपाल में दिघी को सोना नहीं था। लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट का ही जिम्मेदारी है? मतलब इन्होंने क्यों ऐसा नहीं किया? उन्होंने बोला कि छत्तीसगढ़ अलग है, तुम अपना समझो। कि हमने कल के लेक्चर में ये देखा कि ब्रिटेन ने भारत को छोड़ा और भारत के ऊपर जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स आ रही थी उसने बोला तुम अपना समझो। सेम वही उसने बोला तुम अपना समझो। तो तुम अपना समझो जब बोल ही दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्ज बनना चाहिए ना। सवाल तो उठेंगे सर, यस और नो? दे फेल्ड। बट नक्सलिज्म, नक्सल्स डिडंट। इन्होंने कहते हैं ना वो ऐसा कमबैक मारा ना, ऐसा कमबैक मारा कि देश आज तक ग्रसित है, आज तक। ठीक है, तो आखिरी फेज या फिर सेकंड लास्ट कह ले, आखिरी फेज आता है इनका 2004 से 2012। ये पीक था इनका, पीक। क्यों कह रहा हूं पीक? क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द मेजर जो नक्सल अटैक्स होते हैं वो इस टाइम पे होते हैं, मोस्ट मेजॉरिटी। ठीक है, दंतेवाड़ा 75 सीआरपीएफ जी के जवान को मार दिया, दंतेवाड़ा मूवमेंट। ठीक है, झेरम वैली में, ठीक है, सोल्जर्स को मार रहे हैं, 100 से ज़्यादा सोल्जर, 150-200 सोल्जर्स को मार रहे हैं, अचानक हमला कर रहे हैं एम्बुश में। पहला रीजन क्यों पीक पे, रीजन भी तो होना चाहिए, कुछ तथ्य होना चाहिए क्यों मैं कह रहा हूं कि पीक पे थे ये चीज। सोल्जर्स को तो मार ही रहे थे, सिटीजन्स को भी मारना शुरू कर दिया, और पॉलिटिशियंस ऑफ कोर्स। सिटीजन्स को भी मारना शुरू कर दिया और पॉलिटिशियंस को भी। मेरे भाई दर्शा वैली में, इसी बस्तर में, इसी छत्तीसगढ़ में एक हमले में सारे के सारे इंडियन कांग्रेस के पॉलिटिकल लीडर्स को एक साथ मार दिया गया। कहां पे? दर्शा वैली में। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। कहां पे? बस्तर में। एक साथ, सिवाय एक के, अजीत जोगी, केवल वो बचे। लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, ठीक है, ये सब क्या है, क्या बोलते हैं उसे, कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है, सोच है, अलग अलग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कौन जाने। फिर भाई साहब आईएएस को किडनैप कर लिया। ठीक है, ले गए। कहाँ से? बस्तर से। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। लोगों ने लिटरली, उनको कार्डर जब मिलता था ना कि छत्तीसगढ़ कार्डर है, रिजाइन करके जाते थे। आईएएस के पोजीशन को रिजाइन करके जाते थे छत्तीसगढ़ कार्डर, क्योंकि आईएएस ब्यूरोक्रेट को ही उठा के ले भाग गए। मैं उनका एक नाम था, मेनन करके कुछ नाम था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, उनको लेके भागे थे। तो ब्यूरोक्रेसी पे खतरा। ठीक है, फिर हफ्ता वसूल रहे हैं। हफ्ता को इंग्लिश में मेरे हिसाब से रैंजम कहा जाता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। रैंजम ले रहे थे ये हफ्ता। ठीक है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भी यही चीज़ चल रही है। ठीक है, हफ्ता वसूली। ठीक है, मैं पर्सनली इस चीज़ को जानता हूँ। ठीक है, कुछ लोग हैं नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पे, तो हफ्ता वसूली आज भी चलती है। ठीक है, आपने दुकान खोला है वहाँ पे और नहीं दोगे तो फिर आपके साथ अन्याय होगा। ठीक है, भयंकर अन्याय होगा, वॉयलेंस होगा आपके साथ। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहा है, कोई भी बिजनेसमैन आ रहा है, कोई भी बिग शॉप ओनर आ रहा है, हफ्ता वसूली। ठीक है, यहाँ रहना है तो पैसे दो। ठीक है, रैंजम बोलते हैं। और क्यों मैं कह रहा हूं कि ये पीक था? क्योंकि हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने खुद कहा, पहले तो कहा, ठीक है, उन्होंने खुद इस बात को एडमिट किया इंटरनेशनल न्यूज में, ठीक है, कि देश का सबसे बड़ा खतरा अभी नक्सलिज्म है। इट्स द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडियन नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। नक्सलिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। अब किसी देश के प्रधानमंत्री किसी चीज को इतना एक्नॉलेज कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं किस पीक पे था वो। ठीक है, कैसे आए ये पीक पर? क्या आप समझ पा रहे हो आखिर कैसे? ठीक है, पहली बात, इन्होंने फंडिंग्स इकट्ठा करनी शुरू की। ठीक है, देश के अंदर तो है ही, ठीक है, देश के प्यारे प्यारे दोस्त, उन्होंने देखा मौका मिला, दे दो पैसा पूरा। ठीक है, देश के बाहर भी तो प्यारे प्यारे दोस्त हैं, पूरी फंडिंग, क्योंकि अब तो इंटरनेट का बहुत बड़ी जमाना चल रहा था, बहुत सारी इनको फंडिंग मिली।
पहली चीज, इन्होंने 3 फेज स्ट्रैटेजी अपनी बनाई थी। पहला, प्रोपेगेंडा चलाना है सरकार के खिलाफ, अपनी आइडियोलॉजी को खूब दूर तक फैलाना है, जिसमें अभी अर्बन नक्सल की बात आएगी। दूसरा, गोरिल्ला वारफेयर का इस्तेमाल करना, छुप के अचानक से मार देते थे और अब ऐसी जगह ही रहेंगे कि आप कुछ कर नहीं पाओगे, कहां जाओगे, कैसे अचानक हमला कर देंगे। ठीक है, आपके पास वो चिड़ियां मारने वाली बंदूक है। ठीक है, फिर तीसरा, अपना पैरेलल गवर्नमेंट। 3 फेज में, पहला जन सरकार, ठीक है, पैरेलल गवर्नमेंट, गोरिल्ला वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा चलाना। और फिर एक और जो तरीका जिससे ये काम कर रहे थे, जिसके चलते ये पीक पे आए, अर्बन नक्सल की उपलब्धि करी इन्होंने। ठीक है, अर्बन नक्सल, देश के सबसे बड़े जो दीमक हैं वो अर्बन नक्सल हैं। समझ भी नहीं आता भाई, कौन है ये अर्बन नक्सल? देखिए, ये जो नक्सल जो पहले जो नक्सल हैं, ये ट्राइब्स के जो वहीं पे लोकल लीडर्स बन गए, लेकिन इन्होंने बकायदा अपनी आर्टिकल निकाली, उसमें कहा कि हमें इंटेलेक्ट की जरूरत है ताकि वो हमारी आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर पाए, हमें ऐसे इंटेलेक्ट की जरूरत है। तो एजुकेटेड लोग, पैसे वाले लोग और इन्फ्लुएंशियल लोग, इन्फ्लुएंशियल मतलब समझ रहे हैं, किसी प्रोफेसर या फिर कोई टीचर जिसके कहने पर 100 लोग तैयार हो जाएंगे, चलो सर लाल जय, ठीक है, लाल जिंदाबाद। तो ये सबसे खतरनाक है भाई। तो ये क्या करते थे कि ब्रेन वॉशिंग फैक्ट्रीज चलाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, ठीक है, इनका काम जाके लड़ना नहीं है, ये क्रिएट कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं, ये स्लीपर सेल्स बना रहे हैं। ठीक है, और जो रिच हैं, जिनका इकोनॉमी स्ट्रांग है, ये फंड्स भी दे रहे हैं आराम से। लेकिन उस समय सरकार ने इस अर्बन नक्सल का मजाक उड़ा दिया, हर तीसरे आदमी को अर्बन नक्सल बोल दिया भाई। जो एंटी गवर्नमेंट बोल रहा है, जो कह रहा है कि सरकार की ये पॉलिसी ये ठीक नहीं है लोगों के लिए, उसको अर्बन नक्सल घोषित करके ये कह के कि ये प्रधानमंत्री के खिलाफ कंस्पिरेसी बना रहा था, जेल कर दिया, मार दिया। ठीक है, इसके चलते हुआ क्या कि जो असली अर्बन नक्सल हैं, जो कि बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये खेती कर रहे हैं भाई नक्सलियों की। ठीक है, ये खेती कर रहे हैं ये, और ये खुद मरेंगे भी नहीं, खेती करते जाएंगे। समझ रहे, ये ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इस गवर्नमेंट के फेलियर के चलते इन्होंने ये छुप गए, ये डाइल्यूट हो गए, क्योंकि कोई और पकड़ा जा रहा है। समझ रहे हैं क्या? अर्बन नक्सल्स। अब शायद क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब यहां से डिक्लाइन शुरू होती है। अब यहां से डिक्लाइन शुरू होती, और एक और सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट, ये पीक का एक और चीज मैं वही भूल रहा था कि यार एक पॉइंट रह गया। ये पीक में एक और कारण था कि आखिर कैसे, पहला फंड वगैरह हमने देख लिया ना कि पैसे जमा किए ये वो। अब एक और जो है 2004 में, ठीक है, जैसे ही ये सारी कांड खत्म हुए, 2004 में एक महापंचायत रखा गया नक्सलियों का, नक्सल महापंचायत के नाम से जाना जाता है। वहां पर चीजें फिक्स हुई, एक नया ऑर्गेनाइजेशन, पुराने जो भी ये सारे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उसको सबको खत्म किया गया। एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना, सीपीआई माओविस्ट। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओविस्ट, आज तक है। और जो भी ऐसे लीडर जो लड़ झगड़ रहे हैं, क्लियर किया गया कि भाई हायरार्की बना दी जाएगी, तुम्हें भी लीडर बनाएंगे, तुम्हें भी बनाएंगे। बाकायदा भाई डीएसपी एसीपी उनमें भी चल रहा है। ठीक है, बाकायदा रिक्रूटमेंट आते थे, ट्राइबल एरियाज में रिक्रूटमेंट आते थे, जैसे नोटिफिकेशन निकलता था कि इस जॉब के लिए इतनी सारी वैकेंसी है, इसके लिए ये एलिजिबिलिटी चाहिए, और लोग जाते थे, क्योंकि यहां जाएंगे तो बचेंगे, पुलिस में जाएंगे तो वो भी मुश्किल है। वो हालत थी उस समय की, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, इन्होंने बच्चों को और औरतों को शामिल किया अपने फौज के अंदर, और बच्चों और औरतों को एक ट्रैप की तरह इस्तेमाल किया। ठीक है, एक वॉल बनाया, ठीक है, डिफेंसिव वॉल बनाया, बच्चों और औरतों को खड़ा कर देंगे, चलाओ गोली, और पीछे से हमला कर देंगे। सरकार तो चलाएगी नहीं बच्चों और उसमें। ठीक है, और औरतों का इस्तेमाल हनी ट्रैपिंग में किया,
ट्रैप कैसे किया? हनी ट्रैपिंग में। और आपसे ज़्यादा इसके बारे में कौन ही जानता है? हाँ, इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको बताए। अब डिक्लाइन कैसे होता है, अब हम देखेंगे कि सर डिक्लाइन कैसे होता है, कि ये जो फेज़ है 2012 के बाद में डिक्लाइन शुरू होता है। क्या होता है? डिक्लाइन शुरू होता है। अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर बने, उनसे एक क्लियर एंड बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट निकला, क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर और बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने आके कहा कि बहुत हो गई बोली, अब चलेगी, ठीक है। लेकिन देयर इज एन ऑप्शन ऑफ सरेंडर, बट दिस ऑप्शन इज ओनली लिमिटेड टू मजबूर्स, नॉट टू मजबूत। जो मजबूत हैं और जो मजबूर हैं उनको घर वापसी कराओ। समझ रहे हैं क्या? जो स्ट्रॉन्ग नक्सल्स हैं, जो कह रहे हैं, जो लीडर्स हैं, जो एकदम अटके हुए नहीं नहीं हाँ, उनको एक ही भाषा है। लेकिन जो मजबूर हैं, जो ब्रेन वॉश्ड हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो पीड़ित हैं वाकई में, जिनके पास और कोई ऑप्शन था नहीं, उनको सरेंडर का ऑप्शन है। और ऐसा नहीं सरेंडर होकर जेल में जाएंगे वो फिर से। भाई साहब मैं आपको सच बात बताऊं, इनको ब्रेन वॉश कर दिया गया और ये देश के खिलाफ हो गए। लेकिन अगर इनको सही से, ठीक है, ये स्ट्रांग की बात नहीं हो रही, इनका तो एक ही उपाय है, ये स्ट्रांग वालों का एक ही उपाय है, नो अदर ऑप्शन, सिंपल। लेकिन ये जो मजबूर हैं उनको घर वापसी कराया जा सकता है और ये देश के काम भी आ सकते हैं। बाकायदा ऐसी कम्बैट फोर्सेस बनाई गई हैं जिनमें जो सरेंडर्ड, क्योंकि इनको तो ट्रेनिंग खतरनाक मिलती है भाई साहब, हमारे यहाँ जो पुलिस में है उनसे खतरनाक ट्रेनिंग मिलती है। ये 20-20 किलोमीटर भाग जाते हैं। अब सोचो वो पुलिस का आदमी कैसे दौड़े, कैसे लगे थे, समझ रहे? तो बाकायदा इनको इतनी खतरनाक ट्रेनिंग मिली होती है और जो सरेंडर करके उनको पूरा रिहेबिलिटेट किया जाता है, बढ़िया से रखा जाता है और उसके बाद बाकायदा कम्बैट फोर्सेस में एक स्पेशल इनके लिए जगह है जो कि खुद ही नक्सल के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। सोचिए, अच्छी सी चीज़ें भी हैं, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। पहली बात कि सर कैसे ये जो अब डिक्लाइन, टुवर्ड्स डिक्लाइन कैसे हुआ, ये स्ट्रॉन्ग, अब 3Ds थी सरकार की, 3D थी, डिफेंस, ठीक है, डिफेंस, डेवलपमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन। डिफेंस तो सिंपल है, ऑफेंस, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है, सरेंडर और डाउ, ठीक है, बहुत होगी बोली, अब चलेगी, ठीक है। तो ये डिफेंस वाली चीज सिंपल क्लियर है। कॉम्बैट फोर्सेस थे, ठीक है, ये बस्तरिया बटालियन था एक, ठीक है, कोबरा बटालियन था एक, सीआरपीएफ के जवान थे उसमें। बाकायदा इनको बनाया गया था उसी कि इनको खत्म करना है, ठीक है। तो ये डिफेंस की बात, ये हुई डिफेंस की बात। डेवलपमेंट में क्या बात कर रहे हैं? डेवलपमेंट में हम ये कर रहे हैं कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर रहे हैं हम, वहां पर स्कूल बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, बेसिक फैसिलिटीज देना शुरू कर रहे हैं हम, रोड बनाना शुरू कर रहे हैं हम, मोबाइल टावर्स लगा रहे हैं हम, वहां पर जनरल पंचायती इलेक्शंस करा रहे हैं। क्या आपको अब बात समझ में आ रही? पंचायती इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं वहां पर। जहां भी पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे अपने आप समस्या खत्म हो, जहां भी ज्ञान आने लगेगा, एजुकेशन आने लगेगा, चीजें ऐसी खत्म होने लगेंगी। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, जो भी जल जंगल जमीन छीना गया था उनका हक वापस किया गया, उनका हक वापस किया गया, चीजें बदली, डेवलपमेंट वाली चीज हुई। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यह हुआ कि जो भी नक्सल लीडर्स हैं जो थोड़े अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग नक्सल लीडर्स का एक ही उपाय है, हाँ या ना, लेकिन जो भी डिसेंट नक्सल लीडर्स हैं उनके साथ डायलॉग शेयर हुए और उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर लाया गया, ठीक है। और ये एक सिंपल सी बात थी, ये वाली चीज जो लास्ट हुआ कि स्ट्रॉन्ग नक्सल के लिए स्ट्रॉन्ग एक्शंस और वीक नक्सल्स नहीं, वीक नहीं होने चाहिए, जो ब्रेन वॉश्ड नक्सल्स हैं उनके लिए सरेंडर की चीज़ ऑप्शन अवेलेबल था। और उस सरेंडर से रियलिटी में बात करें तो 150 से ज़्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया छत्तीसगढ़ के अंदर, अभी तक किया 150 से ज़्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है छत्तीसगढ़ के अंदर। और उनको ऐसा नहीं कि जेल में रख के जीवन खत्म, नहीं भाई, बाकायदा उनको इस्तेमाल किया जाता है इंटेलिजेंस के तौर पे। और वो जब देश के
मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ये देश के खिलाफ भड़के हैं, देश के खिलाफ भड़के हैं तो उनको भड़काया गया है, लेकिन अगर उनको रिहेबिलिटेट किया गया और देश के साथ के लिए इस्तेमाल, और अगर ये जिस दिन साथ हो गए ना, ये देश में हमसे ज़्यादा इम्पैक्ट देश के बढ़ाने में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने नक्सलिज्म को हर एंगल से समझने का प्रयास किया है। लेट मी जस्ट चेक कि क्या वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो है। ठीक है, लंबे वीडियोस हैं, मैं वो सब नहीं हूँ कि मैं आपको शॉर्ट डाल रहा हूँ फिर मैं, समझ रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। ठीक है, प्योर कंटेंट पहले ही लिख दिया गया था। कोई यहाँ पर नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये लो वैसे लो, ऐसी कोई चीज़ नहीं चल रही है ना। मैं कहूँगा आपसे सब्सक्राइब करो, ये सारी चीज़ें नहीं। प्योर कंटेंट जो लिखा है, कोई यहाँ पे क्लिक बेट नहीं है। ठीक है, अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए आप कमेंट करिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। ठीक है, और आपको कैसा लगा प्लीज़ ये एक फीडबैक मैं आपसे चाहूँगा। बस इतना ही था नक्सलिज्म के बारे में। और यही जो बेसिक चीज़ें हैं ना, यही जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मेजर टॉपिक्स हैं, यही टेररिज्म में भी आएंगी। अगला हमारा अगर टॉपिक बनेगा तो वो टेररिज्म पे बनेगा, और वो किस के अंदर हम देखेंगे, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भी और वहाँ भी। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।